नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। राष्ट्रीय बायोगैस योजना पशुपालकों के लिए घरेलू गैस की आत्मनिर्भरता व ऑर्गेनिक खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर आत्माराम गोदारा का। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग बायोगैस संयंत्र पर 40% सब्सिडी दे रहा है। यह संयंत्र भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है और वहीं दीमक व खरपतवार से इसे बचाता है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय व हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 2 या 2 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि बायोगैस के वेस्ट से तैयार होने वाली खाद पूर्णतः पेस्टिसाइड रहित तथा खरपतवार व बीज रहित होती है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। इस योजना के तहत प्रत्येक बायोगैस प्लांट संयंत्र लगाने के लिए ग्रामीण पशुपालक को 40% सब्सिडी या कहे कि 12,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। एक साधारण साइज के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर करीबन 30,000 रुपए खर्च आता है। इस योजना के तहत 25 क्यूबिक मीटर से 80 क्यूबिक मीटर तक के बायोगैस प्लांट पशुपालकों के पास पशुओं की उपलब्धता के अनुसार लगाए जाते हैं। वहीं भिवानी के कृषि उपनिर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि भिवानी जिले में 450 के लगभग बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सफलता दर 95% दर्ज की गई है। जो भी पशुपालक 2 या 3 से पशु रखता है वह अपना बायोगैस संयंत्र स्थापित कर सकता है। जिला भिवानी के ताल्लू गांव में आज हम हैं यहाँ, और शौक जी हमारे पुराने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, काफ़ी सालों से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और इनको 4-5 साल पहले हमने बायोगैस लगवाया था, जिस पे 12,000 रुपये सब्सिडी भी है, और अभी ये बहुत अच्छा रनिंग में है, अच्छा चल रहा है। तो जैसे किसान से हमने पूछा है, उन्होंने खुद ही बताया आप लोगों को भी कि इससे जो सैलरी निकलती है बहुत अच्छी सैलरी है, और आसपास के इनका जो खेत है यहाँ उसमें 2-3 एकड़ में ये सैलरी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डाल रहे, और बहुत अच्छा गेहूँ हो रहा है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक गेहूँ। और कुछ एरिया इनका ऐसा जिसमें चारा लगा रखे पशुओं के लिए, उसमें भी ये इसी बायोगैस की सैलरी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दूसरे किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा हरा चारा है, तो इससे पशुओं का दूध भी स्वस्थ होगा, अच्छा दूध होगा, पशु भी स्वस्थ रहेंगे, और इससे जो निकलने वाली गैस है उससे इनके पूरे घर का जो खाना है, चाहे पशुओं के लिए आप चाट बना रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, सबके लिए बाहर से किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे जो बायोगैस से गैस निकल रही है उसी गैस से ये अपना काम, पूरे घर का काम कर लेते हैं। तो इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे हमारे किसान भाई बाहर फिरने पे पड़ा हुआ गोबर है और जैसे खाद डालते हैं तो कच्ची खाद होती है, उससे खेत में एक तो दीमक हो जाती है, दूसरा उसमें खरपतवार के बीज भी काफ़ी होते हैं, जिससे खेत में खरपतवार हो जाते हैं। फिर उनको जलाने के लिए ऊपर से या तो वीडीसाइड डालते हैं या फिर मैनुअली अगर खरपतवार निकाल लें तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। और ये जो बायोगैस की सैलरी, ये खाद जो है, ये डालने से आपके खेत में ना दीमक होगी, ना आपके खेत में खरपतवार होगा, और इसके ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है इस सैलरी से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इससे निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन भी प्रति एकड़ बढ़ेगा और किसान का उसमें आमदनी भी बढ़ेगी। में फ़िलहाल हमारे लगभग 450 रनिंग में बायोगैस चल रहे हैं, और पिछले 4-5 साल में हमने लगभग 300 बायोगैस बनाए, उससे पहले भी काफ़ी लगवाए थे, और इसकी सक्सेस रेट 95% के आसपास है। ठीक है, जो किसान बिल्कुल ही काम ना करे या इसकी तरफ ध्यान ना दे वो तो ठीक है, नहीं चल पाएगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी किसान ध्यान दे और किसान के पास या 2 या 3 पशु है तो उसका बायोगैस बहुत अच्छा कामयाब है और अच्छा चल रहा है। अच्छी गैस भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, कई काम इसके साथ साथ होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम समय समय पर गाँव में जाते हैं और किसानों के लिए जागरूकता कैंप लगाते हैं, उसमें हम बायोगैस के बारे में पूरा अच्छा डिटेल से उसको पूरा बताते हैं कि आप बायोगैस लगाएं, आपको सरकार सब्सिडी भी देगी 12,000 रुपये प्रति बायोगैस, और इससे जो सैलरी और जो गैस भी निकलेगी उससे भी आपको फ़ायदा होगा। नाम अशोक कुमार जी, श्री ओम प्रकाश, गांव ताल्लू से। सब्सिडी नहीं है ये प्लांट के बारे में तो जी कम से कम इसने 10-11 साल हो गए गोबर गैस प्लांट ने, और ये मैडम आई थी पहले, सबसे पहले मेरे पास। मैंने तो पता भी नहीं था इसका, बोला जी गोबर गैस प्लांट लगाओ, मैं जिसके फायदे के हैं। फिर एक मित्ता था लगा रखा था जी, वहाँ मैं देख के आया, भाई ने उसकी बताई, नंबरदार शायद, उसका नाम का कौन पता जी मैंने की है, चांग रोड पर जी। क्या फायदे तो जी इसके इतने हैं, मतलब मैं देखो एक साइड नूल घुमाओ, अब ईख बो रखा जी मैंने 1.5 किलो में, कोई भी DAP कोई यूरिया नहीं इसके अंदर। 3 थैली 1.5 किलो में गिरी थी, 3 ट्राली, देख लो जी कितना बढ़िया है। और गेहूँ लगा रखे हैं जी, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है।
और 1 किला ये अपना इसका भैंसों का चारा इसमें भी लगा दे रखे जी, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और जिस तरह हमने तो जी 10-11 साल हो गए सिलेंडर ले आए जी, चाट भी पशुओं का चाट भी इससे मतलब रंधा और चाय दूध ये जिस तरह रसोई का काम जो भी है इसी तरह बहुत फायदे हैं जी। इसके साथ साथ जिस तरह ये निकाल के इसमें केचुआड़ा और ये साथ साथ ये भी सिंह गांव ताल्लू का निवासी हूं। सबसे पहले मैं आने वाली टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बायोगैस के बारे में जो भी बताया है वो काफ़ी हद तक हमें समझ आया। अशोक कुमार का जो बायोगैस लगा रखा है इसके अनेक फ़ायदे हैं, फसलों में, सब्जी में, खेती में और परचेज में भी। इसके साथ साथ जो आराम गोदारा जी डॉक्टर साहब हैं उनसे भी हमें बात की है, उन्होंने भी अनेक फ़ायदे बताए हैं, उनके भी हम आभारी हैं। ये ज़मींदार के लिए बहुत ही लाभदायक है। नमस्कार भाई साहब, मैं गांव ताल्लू का निवासी हूं। आज जैसे कि हमने डॉक्टर साहब आए हुए थे हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्होंने बायोगैस प्लांट के बारे में लोगों को इसके फ़ायदे गिनाए हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में। अगर किसान इसको सुचारू रूप से चलाता है उसमें पैसे की भी बचत होती है, उसके साथ साथ कृषि में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जो हमारे हम बोलते हैं ना बुजुर्ग, सादा खाना अच्छा रहना, वही यही साधारण चीज़ है जो इसके बायोगैस से हम इसके खाद पैदा करते हैं। हम उर्वरक न डाल के, जो पेस्टिसाइड DAP यूरिया न डाल के देसी खाद को हम इसमें खेती में प्रयोग करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, और अब उपज भी अच्छी बनेगी। और आज देखते हैं ज़्यादा DAP यूरिया डालते हैं, हमारी ज़मीन को कैंसर हो चुका है। उससे हम ज़मीन को बचाने के लिए हम बायोगैस प्रयोग करेंगे। और हमने भी आज इससे यहाँ मतलब जागरूक हुए हैं कि हम भी आगे चल के ये हमारे एक और बढ़ाएं इसको। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय बाल भवन परिसर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 16 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली, हरबंस कौर विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर व दर्शना CDPO द्वारा किया गया। शिविर के दौरान हरवंश कौर व CDPO दर्शना मालवाल ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में बढ़ते हुए अपराधों जैसे कि बलात्कार, एसिड अटैक, छेड़खानी व पीछा करने संबंधित अपराधों से बचाव हेतु किशोरियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह शिविर 16 दिसंबर तक अनुसूचित जातियों की किशोरियों के लिए लिंग संवेदीकरण के अंतर्गत शिविर में कोच वीरू सिंह द्वारा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिदिन विभाग के अलग अलग खंड की 20 किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राज्य में महिलाओं एवं किशोरियों को बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए सशक्त करना है। इस मौके पर CDPO दर्शना, अंजू बाला व शुभम भी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम वीरू सिंह है। मैं मार्शल आर्ट वुशु का कोच हूँ। मैं लगभग सभी डिफेंस गेम सिखाता हूँ बच्चों को। सर, अभी ये जो बाल विकास खेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए 5 दिन का कैंप लगाया गया है। यहाँ पे हर दिन 20 लड़कियां अलग अलग जगह से लेके आई जाती हैं, जिनको लड़कियों को मार्शल आर्ट की और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ताकि बच्चियां अपने आत्मरक्षा के लिए सामने किसी की झुके नहीं, अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। किसी के सामने बार बार देखते हैं कि अब लड़कियों को बार बार तंग किया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसाएं भी होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, ताकि बच्चे अपने आरक्षा खुद कर सकें, हम उनको अच्छे से सिखा सकें। इसलिए बार बार सरकार की द्वारा ये मुहिम चलाई जाती है। लेकिन अब की बार ये किया गया कि आंगनवाड़ी वर्करों को ये दी गई है कि भाई अब लड़कियों को लेके आइए, ताकि गांव के इलाके से, शहरी इलाके से लड़कियों को लेके आया जाता है, ताकि उनको सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जाए, ताकि उनके साथ में हो रही बार बार की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। मेरा नाम नेहल है। यहाँ पे हमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हमें शिक्षा, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जा रही है, और ये हमारे काफ़ी काम आएगी आगे तक। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और आगे ये हमारे काफ़ी काम आएगी। अगर कोई हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हम इसके अंदर अपना सेल्फ डिफेंस दिखा सकते हैं। धन्यवाद। जी बेटा, क्या नाम? मेरा नाम लक्षिता है, और हम पब्लिक स्कूल बाल भवन से, और हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंसिंग सीखने आए हैं, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कोई दुर्घटना घटती है तो हम उसके लिए
खुद का बचाव कर सके। और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ देख लो, करते रहो। जैसे ही आप उसको ये पकड़ते हुए ये किया, ये पीछे उसको ये घुसना, ठीक है। और एक थप्पड़ मारने वाला। आज बाल भवन में जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं 20 के ग्रुप को, उसमें आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए उन्हें, और साथ साथ उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेकर के जानकारी दी गई, जिसमें कि किस तरह से वो हिंसा से बच सकती है अपने घरेलू वातावरण में और आसपास किस तरह से सुरक्षित रख सकती है। शारीरिक गुर तो सिखाए गए, साथ में उनको मानसिक तौर से तैयार किया गया कि किस तरह से वे अपने आप अधिकारों को लेकर के खुद को सुरक्षित माहौल में रख सकती है, और साथ साथ कर्तव्य कैसे वो वहन कर सकती है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक दूसरे को सहयोग देना, किसी ऐसी परिस्थिति में अगर लड़कियां होती है तो वो एक दूसरे को सहयोग करके भी बहुत बड़ा मील का पत्थर रख सकती है, उनको बचाने में और उनकी रक्षा करने में, और स्वयं भी वो अपने आप को एम्पावर कर सकती है अगर सहयोग देती है। तो उनको ये समझ देने की कोशिश की गई ताकि वो भविष्य में बेहतर तरीके से अपने को सुरक्षित रख सके और जानकारी को लेकर के साथ साथ वो अपने आप को एम्पावर कर सके और औरों को भी वो आगे बता सके कि इसी सत्र पे जब 5 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है 12 से 16 तक, तो इसके अलावा भी वो आगे अगर इसका रुझान बनता उनका तो पूरी तरह से वो ट्रेनिंग ले सकती है, और उसके संदर्भ में वो लोग संपर्क कर सकते हैं, और साथ साथ वो जानकारी को आगे बढ़ाएंगे तो वो खुद को एम्पावर कर पाएंगे। इसी मकसद के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और मैंने आज इसमें अपनी सत्र पे उनको जानकारी दी और मोटिवेट किया ताकि वो अपने एरिया में, अपने घर परिवार में, अपने आसपास औरों को ये जानकारी दे सके और खुद को सक्षम कर सके। हाँ जी, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से किशोरी लड़कियों को 5 दिन का एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। इसमें आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं और उनको साथ साथ जागरूक किया जा रहा है। जैसे समाज में आजकल ज्यादा ही आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बच्चों को उनसे कैसे सुरक्षित रहा जाए, अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए मानसिक और शारीरिक रूप से, इसके लिए हमने एक कोच रखा है और 5 दिन अलग अलग एरिया से 20-20 लड़कियों का ग्रुप बना के उनको सिखाया जा रहा है। और साथ में वन स्टॉप सेंटर से भी मैं अंजू कोऑर्डिनेटर हैं, वो महिलाओं के बारे में उनको जागरूक करी है, क्या क्या सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उन सब के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये 5 दिन का प्रोग्राम है, 12 से 16 तक चले, 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धारेडू में रोल मॉडल के साथ छात्राओं के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव की ही बेटी कुमारी रेखा ने रोल मॉडल के रूप में पहुंचकर छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं प्राचार्य श्री भगवान ने आए हुए सभी अतिथिगण का स्वागत भी किया। बुधवार को धारेडू के सरकारी स्कूल में रोल मॉडल के साथ छात्राओं के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव की लड़की कुमारी रेखा ने रोल मॉडल के रूप में छात्राओं के साथ अपने विचार साझा किए। वहीं प्राचार्य श्री भगवान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वह ABRC श्रीमती शकुंतला ने छात्राओं के स्वास्थ्य एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि मंच संचालन श्री सुभाष शर्मा ने किया। इस अवसर पर गाँव की सरपंच श्रीमती कांता देवी और महिला पंच को भी सम्मानित किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता का आयोजन CGM श्री कपिल राठी की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में जी लिटरा स्कूल की स्किट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रशासक SK हलवासिया एवं प्राचार्य अलका माथुर ने सभी विजेताओं व उनके सहयोगी अध्यापकों को शुभकामनाएं दी। जिला स्तरीय कानूनी साक्षरता स्पर्धा में जी लिटरा स्कूल स्किट प्रथम रही तथा जिले के सभी ब्लॉकों से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली 21 टीमों ने प्रथम स्थान, निबंध लेखन में वर्षा ने प्रथम व आनंद स्पोर्ट पेंटिंग में आयुष ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई स्किट का विषय नारी सशक्तिकरण पर आधारित था। इसमें महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करना स्किट का मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं आपको बता दें कि सभी विजेता प्रतिभागी आगामी 16 दिसंबर को रोहतक के पठानिया
कन्या स्कूल में डिविजनल लेवल प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्किट के निर्देशक पवन कौशिक ने व मंच सज्जा योगेश बर्नेला ने की। वे सभी विजेता प्रतिभागियों को सीजेएम कपिल राठी व जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। स्थानीय घंटाघर क्षेत्र में लगातार 3 दिन से पीने का पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसकी शिकायत वो विभागीय जेई से लेकर अभियंता तक कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में घंटाघर के क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार 3 दिन से पीने के पानी की सप्लाई खराब होने के कारण पीने का पानी व्यर्थ में सड़कों पर बह रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के जेई से लेकर अधीक्षक अभियंता तक इसकी लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन शिकायत देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जब भी लाइन को ठीक किया जाता था तब यही कहा जाता था कि अब की बार लाइन खराब नहीं होगी, लेकिन हर 3 दिन के बाद लाइन फिर से खराब हो जाती है, जिसका बहता हुआ पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है और ग्राहकों को आने के लिए बड़ी परेशानी होती है तथा जब भी पेयजल की सप्लाई होती है तभी लाइन खराब हो जाती है। यहाँ सारा पानी रहता है 24 घंटे, 3 दिन तक पानी बंद नहीं होता और कोई शिकायत नहीं करता। 10 बार जाएगी टेलीफोन नहीं जाते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, होना मुश्किल है। ये ठीक करते नहीं है, ये लिपापोती कर देते हैं, रोज़ की रोज़ खराब हो जाता है। रोज़ सारी मार्केट में पानी भर जाता है, दुकान के अंदर तक पानी चला जाता है। ताज़ा पानी है, सीवर का नहीं है, ये सप्लाई का पानी है। ये महीने के अंदर 5 दिन वाला लीक होता है ये, और हम इसे बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना पानी आता है सुबह से शाम तक परेशान होता है। ये वहाँ से मेरी दुकान है, कस्टमर आते हैं, वो बार बार नहीं कहते हैं यार क्या करवा रखा है आपने, इनसे रिक्वेस्ट नहीं कहते हैं, कहते भाई आप ये करो ऊपर वाले से बात करो, आप चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ वाले से बात करो, हमारे पास की बात नहीं, हम तो वाल वाल लगा सकते हैं। भिवानी में लोहारू फाटक क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में जांच अधिकारी का कहना था कि एक बुजुर्ग महिला सुबह घूमने के लिए गई थी कि लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्हें रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोहारू फाटक के निकट एक बुजुर्ग महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक महिला का नाम रामबाई सर्कुलर रोड की रहने वाली है। महिला सुबह घूमने के लिए गई हुई थी तथा रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय सावधानी रखें, दोनों तरफ देखकर ही रेलवे लाइन को पार करें और अगर फाटक बंद है तो फाटक को क्रॉस ना करें। आज स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी तरफ से एक मेमो प्राप्त हुआ था। किलोमीटर नंबर 81 का 1-2 पर एक महिला की रेलगाड़ी कटने से मौत हो गई है। इस सूचना पर हम मौका पर टीम से पहुंचा तो एक बुजुर्ग और लगभग 85 साल रेलवे लाइन के बीच में रेलगाड़ी से कटकर मरी हुई होनी पाई गई है, जिसके वारसा पहले से ही मौका पर पहुंचे हुए थे। मृतका रामबाई सर्कुलर रोड भिवानी की रहने वाली है, इसलिए जिसकी कार्रवाई हेतु 74 से अमल में लाई गई है। लाश का पोस्टमार्टम करवाकर वारसान के हवाले किया जा रहा है। जनता से अपील करते हैं कि अपने रेलवे लाइन को बगैर फाटक के क्रॉस ना करें, ध्यानपूर्वक निकले, वरना इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। 16 दिसंबर को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं ने महिला भागीदारी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस बारे में अनेक महिला अधिवक्ताओं से भी बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बारे में अपने विचार रखे और कहा कि चुनावों में महिलाओं की भागीदारी भी अति आवश्यक। जिला बार चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन के कई अधिवक्ताओं ने महिला भागीदारी को लेकर अपने विचार भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा किए। वह कहा कि आने वाली 16 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, इसमें बार के प्रधान, उप प्रधान, सचिव के लिए मत गिरेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज बार एसोसिएशन में कई महिला अधिवक्ताओं से बातचीत की गई तो उनके विचार खुलकर सामने आए। वहीं बार एसोसिएशन से अधिवक्ताओं ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी भी इस चुनाव में जरूरी है और अगर कोई महिला पदाधिकारी चुनाव में चुनी जाती है तो बार के ज्यादा काम होंगे। प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह के लिए इलेक्शन चल रहा है। मैं
मेरे को 52 साल हो गए वकालत में आए, 52 साल। मैं चाहता हूँ कि ईमानदार सच्चा आदमी आ जाए, जिसको कि कानून का पता हो और जो कानून को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। अपनी समस्याएं, जो वकीलों की समस्याएं हैं, उसको कोर्ट के अंदर, कोर्ट में, और जब इनकी मंथली मीटिंग होती है वहाँ रखे और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। इलेक्शन मैं कहता हूँ कि जात बरादरी के हिसाब से नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से वोट देना। ऐसा है कि महिलाएं जो हैं, इनमें से जो इंटेलिजेंट है वो तो डिजर्व करती हैं, और जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको तो वैसे ही कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई कौन किसका कहना मानना है, कोई किसी का कहना नहीं मानता। मेरी तो राय भी यही है, और मेरी तो इनसे भी इल्तिजा भी यही है, सारे वकील भाइयों से, कि भाई बढ़िया कैंडिडेट चुनो, जिससे कि आप पूरा साल बढ़िया आराम से, इज्जत से, ईमानदारी से काम चला सको। और इसके अलावा अदरवाइज तो मैं इन जो वकील भाई हैं उनको भी कहूँगा, भाई ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो। महिलाओं के लिए बिल्कुल महत्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी एक एडवोकेट हैं, इसमें महिला और पुरुष की कोई बात नहीं है। बट महिला एडवोकेट भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 100 से ऊपर हैं, इनकी भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है। हार जीत में इनका अपना एक अलग अहम योगदान रहेगा, प्रधानी में भी और सेक्रेटरी में। तो जैसे आप बोल ही रहे हैं कि महिला एडवोकेट हैं, तो वी सपोर्ट महिला कैंडिडेट। महिला की भागीदारी तो सरकार ने भी 50% कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला यहाँ पर आए। अगर महिला आएंगी तो काम पॉजिटिव होगा, अच्छा काम होगा। अब तक जितने भी प्रधान रहे हैं, मेरे ख्याल पहले एक ही महिला रही है, उससे पहले कोई महिला नहीं आई है अपने बार के अंदर, और महिला आएगी तो अच्छा काम होगा। अभी यहाँ पर बार के अंदर चैम्बरों की इतनी शॉर्टेज है, जितने भी प्रधान आज तक आए बहुत वायदे किए, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम चाहते हैं महिला आए और वो बार में कुछ करके दिखाए। महिला के लिए हम पूरी सपोर्ट करेंगे। देखिए, बार का जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं वो ये बात देखकर ध्यान में चुने जाते हैं कि जो बार का फ़ायदा किसको कौन करेगा, क्योंकि वकीलों का जो प्रतिनिधित्व है अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सेवा का मौका है, और एक पढ़े लिखे समाज का लीड करना, उनका नेतृत्व करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य रहता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि भाई राजनीतिक भावना से, जाति पाति से उठकर जो योग्य हमें लगता है कि भाई ये साथी हमारा प्रधान के, सचिव के, उप प्रधान के लायक है, हम उनका चुनाव करें। देखिए, महिलाओं को भी, और यहाँ पर तो एक ही बात है भी, ना तो कोई लिंग भेद चलता है, ना कोई जाति भेद। वकील वकील है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तो उसको समानता का वैसे भी अधिकार है। और वकीलों तो वैसे भी पढ़ी हुई लिखी जमात है, तो और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि भाई महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें, और अपने मत के प्रयोग से, विवेक से जो भी कमेटी चुनकर आए वो अच्छा काम करे, ऐसे कमेटी चुने। दूसरा, मैं सेक्रेटरी की फार्म मैंने भर रखा है, सेक्रेटरी की दौड़ में मैं शामिल हूँ। मेरे अलावा 5 कैंडिडेट और भी हैं मेरे भाई, और हमारा ये भाईचारे का इलेक्शन होता है, कहीं भी कोई रंजिशबाजी नहीं होती है। जो मेहनत करता है, जिसको बार सचिव पद के लिए काबिल समझेगी, उसको वोट मिलेगा और उसको विजयी घोषित भी करेगी। और मैं मेरे लिए भी बार के अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि वो मुझे अपना वोट दें, अपनी सपोर्ट दें और मुझे विजयी बनाएं। रही बात काम करने की, अगर बार ने मुझे सचिव पद के लिए मौका दिया और सचिव पद के लिए मुझे नियुक्त किया, चुना, तो मेरी पहली जो प्राथमिकता है ये रहेगी कि एक तो ग्रुप बीमा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल छोटी उम्र में ही, मतलब युवा अवस्था में ही कोई न कोई मिस हैपनिंग हो जाती है वकील साथियों के लिए। और कई वकील साथी तो ऐसे होते हैं कि भाई उनका कोई सोर्स इनकम नहीं होता है ज़्यादा वकालत के अलावा, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो उनका ग्रुप बीमा हो जाए। दूसरा, बरसाती जो पानी है उसकी निकासी के लिए, क्योंकि हमारे जो शिव ब्लॉक है, इस शिव ब्लॉक के सामने कई प्रधान आ लिए, कई सचिव आ लिए, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि बरसाती पानी कैसे निकाला जाए। दूसरा, हमारा जो साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है ये भी
मेरे मतलब ध्यान में रहेगी और जो भी प्रधान आएगा उसके साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर मैं कार्य करूँगी। ठीक है। और तीसरा जो हमारे हाल है, हाल से परली साइड में जो हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं जिनमें सीनियर भी हैं, तो उन पिछले जो प्रधान जी आए थे उन्होंने उनके लिए वो शेड बना दी थी। तो मैं चाहूँगी कि दरवाज़ा लगाने का कार्य और किया जाए ताकि और जो बरसात का पानी है या धूप वगैरह या ठंड है वो ना जाए। ज़्यादातर आ रहा है उस यूथ से के लिए भी मैं चाहूँगी कि उनके लिए मतलब अच्छा काम किया जाए ताकि वो प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित हों, प्रैक्टिस करें आगे आकर के। क्योंकि जैसे यूथ आता है ना जब, तो वो देखते हैं कि काफ़ी संघर्ष उनको करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन ऐसे ही चले जाते हैं, कोई काम वगैरह होता नहीं यूथ के पास। तो हम चाहेंगे कि भाई उनको कुछ न कुछ मतलब बाहर की तरफ से मदद दी जाए। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।